हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले के वीडियो में देखा था रॉल्स के नियम, जिसमें हमने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था, आंशिक वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दो तरह के विलयन की बात की थी, जहां पर हमने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में समझा था कि आदर्श विलयन वो थे जो रॉल्स के नियम का पालन करते थे और अनादर्श वो थे जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते थे। आज हमारा वही चैप्टर विलयन ही चैप्टर है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज अणुसंख्य गुणधर्म, जहां से चार अलग अलग तरह के गुण हमको देखने को मिलते हैं, पढ़ने को पड़ते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 का विलयन पार्ट, जिसका आगे है अणुसंख्य गुणधर्म। तो कहता है बेटा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, तो समझते हैं इसको। कहता है वो गुण किसका? विलयन का, यानी कि विलयन का वो गुण जो उसमें उपस्थित कुल कणों की संख्या, यानी विलयन के अंदर उपस्थित कणों की संख्या, या यूं कहूं तो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करती हो, न कि उसकी प्राकृत पर। प्राकृत छोटा बड़ा, घुलनशील अघुलनशील, उसकी प्राकृत पे न हो, उसके कणों की संख्या पर निर्भर करती हो, उसे कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। बात समझिएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म है क्या। तो वो केवल और केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। जितना विलयन के अंदर विलय के कण अधिक उपस्थित होंगे, अणुसंख्य गुणधर्म भी उतना ही अधिक दिखाई देगा, उतना ही परिवर्तित नजर आएगा। चलिए आइए समझते हैं वो कौन कौन से गुण हैं, जिसमें पहला हमारा गुण है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो बेटा, यहां पे आया शब्द अवनमन। अवनमन को कहा जाता है कमी, कि वाष्प दाब में जो कमी होगी। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है ज्यादा अधिक, जब अधिक होगा। हिमांक का अवनमन और विलयन का परासरण दाब, ये चार वो गुण हैं जिसको हम अणुसंख्य गुणधर्म की दर्जा देते हैं। और ये चारों के चारों गुण विलयन में उपस्थित उनके कणों की संख्या, उनके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है और किसी पर नहीं करती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन कैसे आएगा, यानी वाष्प दाब में कमी कैसे आएगी। तो चलिए बेटा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हम जब राउल्ट्स का नियम पढ़ रहे थे, तो हमने राउल्ट्स के नियम में दो तरह से देखा था। एक देखा था कि हमने विलय भी वाष्पशील लिया हुआ था और विलायक भी वाष्पशील लिया हुआ था, जिसमें जितना अधिक विलय का मोल उपस्थित था, उतना उसका आंशिक दाब ज्यादा था, और जितना विलायक था उतना भी उसका आंशिक दाब बन रहा था। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा केस लिया, यानी हमने राउल्ट्स के नियम में हमने वो पढ़ा जब कि हमारा विलय बन गया था अवाष्पशील। विलय क्या बन गया था? अवाष्पशील, यानी विलय वाष्पित नहीं होगा। जब विलय वाष्पित नहीं होगा तो उसके द्वारा वाष्प दाब भी नहीं लगाया जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं वाष्प दाब की, तो ध्यान से देखिएगा आप। तो वाष्प दाब बराबर होता है कि अगर यहां पे कोई द्रव है, तो इस द्रव को जैसे ही ताप दिया जाएगा, तो इसके कण, ये कंटेनर बंद है, तो इसके कण क्या होंगे? वाष्पित होंगे, वाष्पित होंगे। और ये वाष्प ऊपर टकराकर तो नीचे फिर आएंगे, क्योंकि निकल तो सकते नहीं अगर बंद है तो इसके जो सतह पर, जो द्रव का सतह है, इस सतह पर आकर फिर क्या करेंगे? टकराएंगे। तो टकराने से जो दो दाब लगेगा, उसी दाब को कहा जाएगा वाष्प दाब। उसी दाब को कहा जाएगा वाष्प दाब। यानी जितना अधिक से अधिक कण वाष्पित होंगे, उतना अधिक से अधिक कण क्या करेंगे? द्रव के सतह पर वाष्प लगाएंगे। तो जितना ज्यादा वाष्प हुए, उतना अधिक उसका क्या लगा? वाष्प दाब लगा। लेकिन हमें अणुसंख्य गुणधर्म में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो चलिए पहला देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। चलिए इसको समझते हैं पहले कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आएगा तो कब आएगा। तो यहां तक सीखते सीखते एक बात तो समझ चुके हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तब ही आ सकता है जब हमारा विलय अवाष्पशील हो। जब हमारा विलय क्या हो? अवाष्पशील हो। चलिए टॉपिक देखते हैं।
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझते हैं क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, जब हम राउल्स का नियम पढ़े तो राउल्स का नियम में हमने राउल्स का नियम अवाष्पशील बीले के लिए भी पढ़ा था। बीले के लिए और क्या पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया था कि XA है वो है हमारा बीले का मोल, XB है तो वो है हमारा विलायक का मोल भिन्न, और ये भी है बीले का मोल भिन्न। XA यानी कितना उसके अंदर बीले का मोल भिन्न उपस्थित है, या फिर मैं कहूं XB तो कितना उसके अंदर हमारा विलायक का मोल भिन्न है। अब वाष्प दाब को समझिएगा बउआ, अगर यहां पर केवल और केवल बीले है द्रव, केवल और केवल बीले है द्रव, तो केवल बीले का ही ना वाष्प दाब बनेगा, इसके अंदर विलायक का तो बनेगा नहीं। तो उसको हम बोलेंगे प्योर, नॉट से सूचित करेंगे प्योर, और बीले है तो A लिखेंगे। और अगर मैं मान लूं कि ये बीले का था, तब अगर मैं बोलूं कि ये केवल विलायक का है, तब क्या बन जाएगा, तब ये केवल बन जाएगा P नॉट B, P नॉट B। लेकिन अब ध्यान देना बेटा कि अगर जैसे ही इसके अंदर दोनों बीले और विलायक फेंट दूं तो कुछ तो बीले का वाष्प दाब लगेगा और कुछ विलायक का वाष्प दाब लगेगा। मतलब अगर दोनों वाष्पशील हुए यहां पर तो बीले के भी कण वाष्पशील होंगे और विलायक के भी कण वाष्पशील होंगे। उस केस में दोनों के कण इसके क्या करेंगे, द्रव के सतह पर दाब लगाएंगे, तो जिससे हमारा आंशिक दाब निकल के आएगा, वाष्प दाब PA जो बीले का होगा और PB जो विलायक का होगा। अब आप बताओ कि जब हमने बीले को अवाष्प ले लिया, अवाष्प ले लिया, तो अवाष्प के केस में बीले तो वाष्पित होगा ही नहीं। जब बीले वाष्पित नहीं होगा तो केवल और केवल वाष्प किसके द्वारा बनेगा, विलायक के द्वारा। बात समझ में आया। तो जब विलायक का बनेगा तो कहता है राउल्स लॉ कि विलायक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है समानुपातिक होता है उसके मोल भिन्न का, उसके मोल भिन्न का। अब ध्यान से सोचिएगा, जैसे ही इस समानुपातिक का साइन हटाइएगा तो यहां से लिखिएगा PB इज इक्वल टू P नॉट A XB। ये बनेगा केवल और केवल विलायक के द्वारा लगने वाला वाष्प दाब। अब हमें जानना है ये बउआ कि वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, फिर से जरा इसको समझिएगा, एक बात तो कंफर्म है कि जो अब केवल और केवल विलायक का कण यहां पर उपस्थित होता 1 2 3 4 5 6, तो ये कण जब वाष्पित होता तो 10 गो वाष्पित होता विलायक का कण, जो कि आपका शुद्ध वाष्प दाब होता, और इसके द्वारा आपका लगता P नॉट B, क्योंकि ये विलायक है हमारा B। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने अवाष्पशील बीले A फेंट दिया तो अब तो ये वाला जो होगा स्पेस वो क्या हो जाएगा, बताइए जरा, वो हो जाएगा हमारा बीले का। तो अब जो, क्योंकि दो गो इसके अंदर उपस्थित हो गया, एगो विलायक और एगो बीले, तो अब इसके अंदर जो PB होगा आंशिक दाब होगा वो विलायक का होगा। अच्छा, वो जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था बीले का या विलायक का, अब आंशिक दाब में ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा। ध्यान से देखना कि अगर कुल का कुल शुद्ध विलायक तो इसके अंदर 10 गो वाष्प दाब लगेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर बीले फेंट दोगे तो बीले तो है अवाष्पशील,
जैसे नमक, चीनी, वो तो वाष्पित होगा नहीं, तो केवल और केवल क्या होंगे, 5 गो कण होंगे। तो 5 गो यानी जो शुद्ध था वो 10 गो वाष्प दाब लगा रहा था, तो जो आंशिक बना वो कितना लगाने लगा, 5, यानी आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब आप लोगों ने वाष्प दाब में कमी पढ़ा होगा, कमी कैसे निकाला जाता है। तो वो वाष्प दाब में कमी को आप कहते हो डेल्टा पीबी। ये डेल्टा मतलब कमी होता है। कमी कैसे, तो अंतिम माइनस शुरू, या फिर मैं कहूं ज्यादा में से अधिक घटा दूं। तो जरा ध्यान से देखना, क्या ये P नॉट बी जो शुद्ध वाष्प दाब होगा, जो सबसे ज्यादा बन रहा होगा, और इसमें से PA जो कि आंशिक दाब, बीले के फेंट देने के बाद दाब कम हो जाएगा, क्योंकि 5 गो 6 गो बीले के कण चले जाएंगे जो कि वाष्पित नहीं होंगे। तो ये होगा वाष्प दाब में कमी। यही ना है वाष्प दाब में कमी। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, कितनी की कमी आई, जो आंशिक दाब में। अब यहां से ध्यान देना जरा, डेल्टा पीबी, या फिर सिंपल में पी ही लिख दूं, अच्छा पीबी लेके चलते हैं, डेल्टा पीबी। तो अब बताओ यहां पे है पी नॉट बी माइनस, क्या पी सॉरी पी ए नहीं होगा, पीबी होगा, पीबी। तो क्या पीबी की वैल्यू में पी नॉट ए, ओहो, पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूं। अगर मैं पी नॉट बी एक्स बी ये लिखूं तो यहां से क्या बनेगा बउआ, पी नॉट बी एक्स बी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पी नॉट बी आंशिक वाष्प दाब मैंने विलायक का लिया है, तो शुद्ध दाब भी विलायक का होगा। गलती से मेरा ए लिख दिया गया था, लेकिन वो पीबी ही होगा। अब ध्यान दो जरा, इन दोनों में पीबी कॉमन है, तो यहां से मैं डेल्टा पीबी बराबर, क्या मैं पीबी कॉमन लूं तो 1 माइनस एक्स बी होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या 1 माइनस एक्स बी होगा। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां से डेल्टा पीबी इज इक्वल टू पीबी एक्स ए, पीबी एक्स ए। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है बउआ, मैंने लिखा हुआ है यहां पर, इस बात को समझते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। मोल भिन्न जितने भी अवयव का होता है, उन सभी अवयवों के योग का 1 के बराबर होता है। जब भी जोड़ेंगे तो वो 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होगा। देखिए 1 माइनस एक्स बी के जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, एक्स ए लिख दिया है, जो कि हमारा मोल भिन्न से आता है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब ये एक्स ए क्या है, एक्स है बीले का मोल भिन्न, यानी बीले के कितने कण उसके अंदर उपस्थित हैं। ध्यान से देखिएगा, पीबी को मैं नीचे ले रहा हूं, तो डेल्टा पीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पीबी को पीबी नॉट पीबी लिख सकता हूं, पी नॉट बी माइनस पीबी बट्टा में पीबी इज इक्वल टू एक्स ए। ध्यान दीजिए, ये कमी है और ये हमारा आंशिक है, तो जो कमी है वो किसके समानुपातिक है, एक्स ए बीले के मोल भिन्न का। मतलब कि आंशिक वाष्प दाब में या वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो किसके समानुपातिक होगा, तो आप यहां से ध्यान से देखो बउआ, वो बीले के मोल भिन्न के समानुपातिक होगा। इसी को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान देना जरा कि कितना का कमी हुआ, आप देखो तो जरा कितना का कमी हुआ, आप देख लो यहीं पे समझ जाओगे। यह है द्रव का सतह, अब द्रव का सतह पर यहां पर अभी है केवल और केवल विलायक, अभी है केवल और केवल विलायक एक्स बी। अब मैं यहां से इसको कर रहा हूं गरम, यहां पे मैंने लगा दिया आग में कर रहा हूं गरम। तो अब यहां से ये वाला गैस, ये कंटेनर बिल्कुल बंद है, ये गैस वाष्पित हुआ, ये गैस वाष्पित हुआ, ये गैस, तो ये सारे के सारे जो कण हैं वो क्या कर गए, वाष्पित हो गए। तो इनके द्वारा जो दाब लगेगा वो शुद्ध दाब कहलाएगा पी नॉट बी, ये शुद्ध दाब है। लेकिन हमें तो कमी करनी है, कब, जब उसके अंदर हमने यहां पे डाल दिया अवाष्पशील विलेय, जब यहां पे हमने डाल दिया अवाष्पशील विलेय। अब आप बताओ, जो 10 का 10 कण विलायक का था, क्या यहां पर अब विलेय का कण उपस्थित हो जाएगा, सोचो तो जरा, देखो तो जरा।
तो जैसे ही कण उपस्थित हो गया तो अब ये तो तुम्हारा और ये तो तुम्हारा क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो वाष्प बनेंगे नहीं क्योंकि यह वाष्पशील है। तो कितना कम बना, तो जितना तुम्हारा बीले का कण था उतना कम बना। और यही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन मतलब कितना का कमी आया, तो अंततः कुल था जो कम हुआ था, तो कितना का कमी आया, तो बीले के मोल भिन्न के बराबर। जितना बीले का मोल भिन्न था उसी के समानुपातिक के बराबर क्या आया, कमी आया। XA देखो यहाँ पे मैंने माना हुआ है XA बीले का मोल भिन्न, जितना इसके अंदर बीले का कण उपस्थित होंगे उतना ही उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आपसे अगर पूछता है बोर्ड में 2 नंबर में कि राउल्स के नियम से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो बउआ यही आपको प्रूव करके दिखाना होगा और लास्ट में लिखना होगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है बीले के मोल भिन्न के समानुपातिक होता है, बीले के मोल भिन्न के बराबर होता है। जितना अधिक से अधिक बीले के कण उपस्थित होंगे उतना कम से कम वाष्प दाब बनेगा, जैसा हमने यहाँ पे अभी देखा कि जितना ज्यादा, अभी तो 5 गो लिया था तो 5 गो कम वाष्प दाब बना। अगर पूरी की पूरी सतह पर बीले की कण उपस्थित हो जाएगी तो एक भी कण वाष्पित नहीं होगा, तो एक भी वाष्प दाब नहीं लगेगा। तो ये रहा हमारा पहला अणुसंख्य गुणधर्म जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बीले के कणों की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके समानुपातिक होता है, उसके बराबर होता है। जितना अधिक से अधिक उसके अंदर बीले के कण उपस्थित होंगे उतना अधिक से अधिक वाष्प दाब कम होता चला जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो चलिए तब तक के लिए हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। थैंक यू सो मच।